ईरान के पास है खुफिया हथियार। इस मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में जो आज मैं एक ही रिपोर्ट देने वाला हूं, तो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। बड़ी जानकारी दे रहा हूं, एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। बड़ी खबरें हैं दोस्तों। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में बता दूं कि ईरान के IRGC के टॉप कमांडर ने अमेरिका और इजराइल को फिर से सोच में डाल दिया है। अमेरिकी कमांडर ने कहा कि हमारे पास अननोन रेंज की मिसाइलें मौजूद हैं, यानी ऐसी मिसाइलें जिसके बारे में दुनिया को अभी नहीं पता, और उसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि हम पूरे प्लेनेट पर कहीं भी दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। हमने अपने दुश्मन के हिसाब से ऐसे बहुत हथियार बनाए हैं और उनको ऐसी जगह रखा है जिसकी जानकारी दुश्मन को नहीं है। अगर दुश्मन ने हमारे इलाके पर हमला किया तो हम जवाब देंगे, और डोनाल्ड ट्रंप हमें बुली नहीं कर सकता। ये IRGC एक कमांडर का कहना है, सुनिए। لن يستطيعوا أبدا تصفير تصدير نفطنا، وهذا الأمر محتوم، فنحن دولة عظيمة والعالم واسع. ترامب أطلق هذه التهديدات من قبل، لا يستطيعون أن يمنعونا من تصدير النفط، وإذا تعرضت سفننا لأي حادث فسوف نرد بالمثل بلا شك. مثلا در جبل طارق که انگلستانی کار کرد. إذا احتجزوا سفننا سوف نحتجز سفنهم أيضا، ولن نقف مكتوفي الأيدي لنرى أمريكا أو أي دولة أخرى تحتجز سفننا كما فعلت بريطانيا سابقا في جبل طارق بينما تمر سفنهم بحرية سواء في الخليج الفارسي أم في خارجه أم في المحيطات. سنرد بالمثل. نحن لسنا شعبا يتلقى الصفعات ويدير خده الآخر ليضربوه، لا، ليس هكذا، بل إذا تلقينا صفعة سنرد عليها بصفعة أقوى، وكما قال मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं। देखिए, एक आदमी अगर 100% कोई बात बोल रहा है तो ये दुश्मन मानता है कि 50 तो सच होगा। ऐसे ही ईरान के स्पीकर, पार्लियामेंट स्पीकर ने ऑन रिकॉर्ड खुले आसमान के नीचे दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी टेरिटरी में दुश्मन ने घुसने की कोशिश की तो हम उसको क्या, उसके एलाइज, आप समझ रहे हो, जो अमेरिका इजराइल के देश साथी हैं, हम उनको भी निशाना बनाएंगे, और दुश्मन के जो भी आसपास किसी और देश में भी अगर उनके बेस हैं तो हम निशाना बनाएंगे। और अगर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, हमारे इलाके में घुसने की कोशिश की, तो हम गल्फ ऑफ मैक्सिको तक उनको पीछा करेंगे। ملت ایران را نمی شود فریب داد و نمی شود به آنها زور گفت. جمهوری اسلامی در دنیای زورمدار مقتدر و مظلوم است. ما به پشتوانه اولا مردممون به خصوص انسجام و ایمان این مردم، و دوم به پشتوانه رهبر حکیم و شجاع हजरात, इसके अलावा इराक के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि हम बातचीत इनडायरेक्ट अमेरिका से करने को तो तैयार हैं, लेकिन हम अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई बात नहीं करेंगे। हम अपने जो ग्रुप हैं, हमारे अलाइज जो लड़ाकू संगठन हैं, उन पर हम अमेरिका से कोई चर्चा नहीं करेंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के खत का जवाब दे दिया है और हमने डिप्लोमेसी के दरवाजे हमेशा से खुले रखे हैं। उधर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि मैंने ईरान को कह दिया है कि बात बहुत ज़रूरी है, तुम्हें हमसे बात करनी होगी वरना बहुत बुरा होगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मेरे लिए प्रायोरिटी है। हजरात, यही तो समझना है। आज अल्लाह ने ईरान को इतनी इज्जत और ताकत दी है कि दुश्मन हमला नहीं करना चाहता, सिर्फ हमले की धमकी दे रहा है, और हमले के नाम पर
धमका कर बातचीत, यानी तड़प रहा है अमेरिका की कैसे भी ईरान से डील हो जाए। सुनिए ट्रंप को। Iran is very high on my list of things to watch, and as you probably know, I sent them a letter just recently, and I said you're going to have to make a decision one way or the other, and we're going to either have to talk and talk it out, or very bad things are going to happen to Iran, and I don't want that to happen. Big preference, and I don't say this through strength or weakness. My big preference is we work it out with Iran, but if we don't work it out, bad things are going to happen to Iran. उधर ईरान के बिल्कुल शिराज के आसपास, ईरान के करीब, बिल्कुल करीब स्पाई प्लेन, ये देखिए स्पाई प्लेन लगातार उड़ रहा है। उधर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में प्लेन टैंकर भेज दिए हैं। ये वो टैंकर होते हैं जो फाइटर जेट को हवा से हवा में ही रिफिल करते हैं, उनको ईंधन देते हैं, उनको रिफिल करते हैं। इंडियन ओशियन में सुन लीजिए खतरा बढ़ चुका है। इंडियन ओशियन में ईरान के खिलाफ अमेरिका के पास जितने परमाणु बॉम्बर हैं उसके आधे परमाणु बॉम्बर इंडियन ओशियन में ईरान के खिलाफ अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं। जानकारी ये आ रही है कि 2 महीने की डेडलाइन दी है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को, कि हमसे 2 महीने के अंदर अंदर डील करनी होगी, बात करनी होगी। अब वो डेडलाइन दे चुका है, वक्त निकल रहा है, तो ईरान के खिलाफ परमाणु बॉम्बर भारी मात्रा में अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं। हजरात, आगे बढ़ने से पहले उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे कहने पे फ़िलिस्तीन के नाम पर बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी, गज़ा पर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली ऐवान गालिब पहुँचे। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं ख़ुद वहाँ पहुँचा था और ये मेरे ही हाथों से रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो कि हालात गुजर जाते हैं, ठहरा नहीं करते, और जाती हुई कौमों के दिलावर हम छीन लिया करते हैं। बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, इतना बड़ा जुल्म कभी ना हुआ होगा और ना होगा। मैं सल्यूट करता हूँ फ्रेंच लोगों का है, इंग्लैंड अगर इंग्लिश का है तो ऐसे ही फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीन होगा। Month of moral strength and peace, as Allah subhanahu wa ta'ala describes the peaceful nights of the month in the chapter of Al-Qadr of the Holy Quran, the crack of dawn. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसके अलावा उन लोगों का शुक्रिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी एक आवाज़ पे दिल्ली वाले तो छोड़ो, दिल्ली वाले तो शायद इतने नहीं आए होंगे, लेकिन बेचारे दिल्ली से बाहर से, मुरादाबाद से, महाराष्ट्र से बंदे आ गए भाई। ये वही तमाम लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम लोगों का। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ, और मैं इस लायक नहीं था कि मेरी एक आवाज़ पर आप इतनी दूर से ऐवान गालिब दिल्ली आ जाएं। मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, एक छोटे से आदमी को, एक छोटे से इंसान को अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि उसकी आवाज़ का असर ये हुआ कि मेरी एक आवाज़ पर मेरे चाहने वाले फ़िलिस्तीन के लिए दिल्ली तक आए। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत देर से आए, क्योंकि बेचारे बहुत दूर से आए थे, तो उन सभी का शुक्रिया। जिनसे मैं मिल सका, मुझे मिल के बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से, और जिनसे नहीं मिल पाया मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सबसे मिलूँ, और मुझे पता है मैं सबसे मिला हूँ। कोई ऐसा होगा शायद जिसने कहा हो भाई मुझे आपसे मिलना है या आपसे कुछ बात करनी है और मैंने मना किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। अगले अपडेट में बता दूं कि लेबनान के ऊपर, लेबनान की राजधानी के ऊपर पिछले नवंबर के बाद अब इजराइल ने ये देखिए ख़तरनाक हमले किए हैं। इस हमला करने से पहले इजराइल ने बहाना ये बनाया, इजराइल ने कहा कि हम पर लेबनान से रॉकेट आए हैं। हिजबुल्लाह ने मना कर दिया कि हमने कोई रॉकेट नहीं दागे हैं।
लेकिन इसका बहाना बनाकर इजराइल ने इस तरह के हमले, खतरनाक हमले लेबनान की राजधानी बैरूत पर किए हैं, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है और जो माली नुकसान हुआ है वो तो है ही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस हमले के बाद लेबनान के राष्ट्रपति से बात की है और इजराइल ने जो बैरूत पर हमले किए हैं उसकी निंदा की है। अरब देश एज यूजुअल खामोश है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बेफजूल की धमकी दी है कि अगर हम पे हमले होते रहे तो हम लेबनान पर बड़े हमले करेंगे। सुनिए। כפי שאמרתי, דין קריית שמונה כדין ביירות. אם לא יהיה שקט בקריית שמונה וביישובי הגליל, לא יהיה שקט בביירות. על כל ניסיון פגיעה ביישובי הגליל, גגות הבתים ברובע הדאחיה וביירות ירעדו. אני שולח מפה מסר ברור לממשלת לבנון. אם לא תאכפו את הסכם הפסקת האש, אנחנו נאכוף. הבטחנו שקט וביטחון לתושבי הגליל, וכך יהיה. इसके अलावा दोस्तों जरा ये 2 तस्वीर देख लीजिए। लेबनान में स्कूल के ऊपर इजराइल ने टैंक से फायरिंग की है। मेरे दोस्तों इसके अलावा बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका ने तमाम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके 24 घंटे में 77 बार बमबारी की है यमन के ऊपर, हूथीस के ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से मुल्क यमन के ऊपर इतनी बड़ी ताकत 24 घंटे में 77 बार हमला करती है तो क्या होगा। हालात यमन के ख़राब हैं और तमाम हीड़े अरब लीडर खामोश हैं। हालात ऐसे हैं, ये वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, अंदर नमाज मस्जिद में हो रही थी और बाहर बमबारी हो रही थी, मस्जिद की दीवार तक डैमेज हुई है, लेकिन मजाल है कोई नमाजी अपनी नमाज तोड़कर हटा हो। भारत के मुसलमानों से भी यही कहूँगा, नमाजी बनो, क्योंकि नमाजी न मौत से डरता है, न किसी बादशाह से डरता है, न किसी फैंटा से। अमेरिका ने जो एक दिन के अंदर 77 हमले किए यमन में, तो उससे हूथीस के जो मेन लीडर हैं उनके भाई की और उनके जो भाई हैं जिनकी मौत हुई है, उनके साथ उनके एक बॉडीगार्ड की मौत हुई है। हूथीस को एक बड़ा झटका लगा है। उधर इजराइल ने मूसाद को दिया है काम कि पता लगाओ वो कौन सा देश है दुनिया में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि जैसे मर्जी लालच में, किसी भी लालच में, जैसे मर्जी डरा के, धमका के, लालच में बस फिलिस्तीन के लोगों को वो ले ले। ऐसा कौन सा देश है पता लगाओ। एक हफ्ते के अंदर गाजा में इजराइल की आतंकी बमबारी में 8 UNRWA के स्टाफ मेंबर कत्ल कर दिए गए हैं। वर्ल्ड सेंटर किचन के एक और वर्कर्स की गाजा के अंदर इजरायली आतंकी हमलों में मौत हो गई है। उधर अमेरिका ने एक और फिलिस्तीनी समर्थक स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। वो कहां से है नहीं पता, लेकिन अमेरिका से नहीं है, उसको अमेरिका से निकालने की तैयारी की जा रही है। BBC के एक बड़े पत्रकार ने कहा है कि इजराइल गाजा के अंदर पत्रकारों को जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि वो जो गाजा के अंदर कर रहा है वो दुनिया देख सके। उधर हमास ने ऑफर दिया है कि आप सीज फायर ईद के दिन कर लीजिए, रमजान में तो ना कर सके, ईद के दिन तो कर लो। उधर अमेरिका ने इजिप्ट को पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है सीज फायर करवाने के लिए, लेकिन ना मुझे अमेरिका पर पर्सनली, ना मुझे अमेरिका पर भरोसा है, ना इजराइल पर। वेस्ट बैंक का भी हाल इसी वीडियो में जान लीजिए। देखिए, वेस्ट बैंक में लगातार हमले जारी हैं, बमबारी जारी है, लोग गिरफ्तार कर रहा है, एम्बुलेंस तक को रोक रहा है। हजरात, ईद करीब है। भारत में भी मुसलमानों का हाल बुरा है। भारत में हिंदू नेता हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों की नमाज़ों पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो उन फैंटा और फैंटा के ग्रुप से यही कहूँगा मैं कि तू क्या, तेरी 7 पुश्तें पिछली और 7 पुश्तें अगली आकर निमट जाएंगी। न तू नमाज रोक पाएगा, न तेरा बाप नमाज रोक पाएगा, न तेरी 7 पुश्तें नमाज रोक पाएंगी। तू अजान की आवाज़ को दबा तो सकता है, मिटा नहीं सकता। तेरे 76 आए हैं और 74 गए हैं, और उसमें तू भी शामिल होगा। 1400 सालों से नमाज को रोकने की, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन अच्छे से अच्छे आए हैं और बड़े प्यार से निमट गए हैं। मुसलमान सब्र के साथ है, लेकिन थोड़ी बेवकूफ़ी के साथ भी है। मुसलमानों से यही कहूँगा कि वो जब खुल्लम खुल्ला तुम्हारा बाइकआउट कर रहे हैं, तो तुम
किस मिट्टी के बने हो कि तुम ये नहीं कर सकते कि ठीक है सिंपल, वो हमारे से कपड़ा नहीं लेंगे, हमारी दुकान पर नहीं आएंगे तो हम क्यों जाए उनकी दुकान पर। मुसलमान अंधा खर्चा करता है, अंधा, इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, त्यौहार के नाम पर। तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ और हूतिया कोई नहीं कि सामने से वो हमें भगा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में, मतलब मैं पूरे महीने मना करता रहा, खास औरतें सुनती, औरतें अपने माँ बाप की नहीं सुनती, लड़की रिलेशनशिप में आती है तो अपने बॉयफ्रेंड की नहीं सुनती, शादी कर लेती है तो अपने पति की नहीं सुनती, थोड़ी बुढ़िया जाती है तो बच्चे की नहीं सुनती। सुनती कहाँ है औरत? कह रहा हूं डे वन से, हिंदुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदो। राजधानी दिल्ली में एक वारदात हुई। अब एक औरत गई, बहुत फेमस मार्केट है, दिखाता हूँ वीडियो आपको भी, वो गई सामान लेने के लिए, उसको हिजाबी लड़की को देखकर मार्केट के लोग नारेबाजी करने लगे, हत्ता कि ये तक कह दिया कि हम तुमको सामान नहीं देंगे। ये हाल है, देखिए भाई इतनी अलग लेवल पे इस्लामोफोबिया बढ़ चुका है इस देश में। अभी मैं सरोजनी नगर आई थी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, एंड कुछ शॉपकीपर्स जो थे, दे स्टार्टेड सेइंग जय भवानी जय भवानी, वहाँ तक ठीक था। उसके बाद दे स्टार्टेड सेइंग कि हम औरंगज़ेब की औलादों को कपड़े नहीं देते। दैट वाज समथिंग वेरी, लाइक आई कांट इवन एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स कि मेरे को वो कितना ज़्यादा पेनफुल लगा। एंड मतलब इस तरीके से शाउट करना किसी के आगे में आके, एंड किसी को इस तरीके से हरास करना, बुली करना, ये कितनी बड़ी बात है जिसको लोग बहुत छोटा समझ रहे हैं। मतलब आप औरंगज़ेब के नाम पे नॉर्मल हिंदुस्तानियों को ट्रीट करोगे। अब मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ भाई, मैं शॉक। तो थोड़ी शर्म करो मुसलमानों यार, शर्म करो। अंधे हुए पड़े हो, वो तुम्हारे पिछवाड़े में गोली मारना चाहते हैं, हिंदुओं को अकेले में तुम मिल जाओ, तुम्हारी मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं। हमारी बेटी अगर इनको अकेले में मिल जाए, ये उसका बलात्कार करके कत्ल करके फेंक देंगे, क्योंकि पता है हिंदू समुदाय को कि योगी जी इससे खुश होंगे, मोदी जी इससे खुश होंगे, हिंदू संगठन खुश होंगे, और पैसा अंधा खर्चा किया जाएगा हमें बचाने के लिए। पुलिस कुछ कह नहीं सकती। हम किसी मुसलमान लड़की का बलात्कार करेंगे तो पुलिस आके हमारा हाथ चूम के ले जाएगी, चलो अंदर तुम्हारा ध्यान रखेंगे, कुछ दिन बाद मामला ठंडा हो जाएगा, बाहर आ जाओगे, मजे मजे बाहर आके नेता बन जाना। लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। फिर से कह रहा हूँ, वैसे तो हाल बहुत बुरा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते तो बाइकआउट कीजिए, हिंदुओं से सामान लेना। साफ बोल रहा हूँ, अब तक नहीं बोलता था, अब बोल रहा हूँ, क्योंकि सामने से हमारे मुंह पर आकर हमें जलील किया जा रहा है और हमारे बाइकआउट की बात की जा रही है। भाई हम गांधी को पसंद करते हैं, लेकिन गांधी जी वाला अभी माहौल नहीं है कि तुम हमारे इस गाल पे मारोगे तो हम ये भी दे देंगे, फिर यहाँ मारोगे तो हम कह देंगे यहाँ भी मार लो। ना 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 ना, तुम हमारा बाइकआउट करोगे, हम तुम्हारा करेंगे, सीधी बात। टिट फॉर टैट। जय हिंद।